नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा जो है आपकी बस कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। तो यूपीपीएससी एलडी ग्रेड का प्रैक्टिस सेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि वाईसीटी का प्रैक्टिस सेट है। तो फटाफट से आप लोग आ जाएंगे, इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बाकी दोस्तों में भी, ताकि सभी की प्रैक्टिस यहाँ पर हो पाए। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम 60 क्वेश्चंस को करते हैं हर दिन, और इस तरह 60 क्वेश्चंस करते करते हम लोग एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर चुके होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट देगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो आएंगे, शुरू करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद जो पाषाण स्मारक है उनकी पहचान किस रूप में की गई है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है सन्यासी गुफाओं के रूप में की गई है, मृतक को दफनाने के रूप में किया गया है, मंदिर के रूप में किया गया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। बृहद पाषाण स्मारक, इसको अगर देखा जाए तो मेगाबिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगाबिथ बोलते हैं। तो ये नाम भी इसका याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जो बृहद पाषाण स्मारक होता था उसकी पहचान के रूप में अगर देखें तो दक्षिण भारत में जो इसकी पहचान है वो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। कह रहा है उनके जो विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। क्या बनेगा इसका आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सिंधु सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, आप सभी को पता है। और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखे जाए तो बहुत ही विशाल दुर्ग और भवन बनवाए गए थे। और मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य देखा जाए तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थान है वो जरूर प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता की बात कर लें तो मातृ पूजा के साथ साथ यहाँ पर योगी शिव और जो प्रकृति है उसकी पूजा विद्यमान थी। और सिंधु सभ्यता में देखा जाए तो रथ के भी साक्ष्य मिले, लेकिन घोड़े का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वे जो देवी और देवता हैं दोनों की पूजा करते थे, ये तो स्पष्ट रूप से मिला है। लेकिन युद्ध में देखा जाए तो यहाँ पर घोड़ों द्वारा रथ खींचे गए का प्रमाण नहीं, रथ का जरूर प्रमाण मिला है, लेकिन घोड़ों का प्रमाण नहीं मिला है। और विशाल महल और मंदिर होते थे तो मंदिरों का प्रमाण भी यहाँ पर नहीं मिला है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? केवल और केवल दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही है, बाकी सभी क्या है, गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई। तो कांसे की जो नर्तकी है वो कहाँ पर मिली है, आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो या फिर कालीबंगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में देखा जाए तो ये मिली है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित जो दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुषाण शासक है उन्होंने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से और भी बहुत सारे अवशेष मिले, जैसे महाविद्यालय भवन और कुम्हारों के छह भट्टे मिले हैं, सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, और यहाँ पर देखा जाए तो सीपी की बनी हुई पटरी भी मिली है। और इसके अलावा नरकंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के भी देखा जाए तो साक्ष्य मिले हैं। इस तरह बहुत सारे साक्ष्य देखा जाए तो यहाँ पर मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को करना है, फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जॉन मार्शल ने, जे.एच. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने या फिर ऑरेल स्टाइन ने, किसने किया? क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन स्टडीज और बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में E.J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? E.J.H. मैके ने इसका निर्देशन किया था चनहुदड़ो के उत्खनन का। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही जवाब बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में कौन से शिल्प का इसमें उल्लेख नहीं है? हाथी दांत पर उत्कीर्णन, मृदभांड संरचना, बुनाई या फिर बढ़ईगिरी। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऋग्वेद में हाथी दांत पर उत्कीर्णन का शिल्प यहाँ पर नहीं मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वैदिक जो समाज था वो व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे, और इसी वजह से अगर देखा जाए तो क्षत्रिय थे वो युद्ध संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते थे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलाना है। पुरुष सूक्त, ईशोपनिषद, गोपद, वेदांग, तो इन सबको मिलाना है इससे संबंधित जो भी हैं। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए देखते हैं। जैसे पुरुष सूक्त कह रहा है तो पुरुष सूक्त क्या है, जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल से संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद का क्या है, एक ही अध्याय है। क्या है, ऋग्वेद का ये एक अध्याय है, तो यहाँ पर पुरुष सूक्त को मिला लेंगे ऋग्वेद से। इसके अलावा ईशोपनिषद की बात कर ले तो ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का एक अध्याय है, तो इसको यजुर्वेद से मिलाएंगे। गोपथ ब्राह्मण है, आप सभी को पता है, और ये किसका ब्राह्मण है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसको एक ब्राह्मण पाठ से मिला लेंगे। और वेदांग क्या होता है, तो वेदांग हम सभी को पता है इनकी संख्या क्या है, 6 है इनकी संख्या। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और इसमें अगर देखा जाए तो यास्क का निरुक्त भी है। क्या है, यास्क का निरुक्त भी देखा जाए तो एक तरीके का वेदांग है, तो यहाँ पर यास्क का निरुक्त हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम मिलाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 5 4 2 1 हो जाएगा। क्या बनेगा इसका आंसर, 5 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन है, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो पातिमोक्ष को क्या बोलते हैं, प्रतिमोक्ष भी बोलते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी विधि निषेध और उनके भंग होने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चित है उनका संकलन है। क्लियर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें संघ के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं, इसमें संघ के नियम दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो जो सांघिक संप्रदाय है इसके उल्लेख की बात करें, उदय की बात करें, तो ये हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था इसका उदय, तो ये हुआ था वैशाली में। कालाशोक के शासनकाल के बाद देखें तो बुद्ध की जो मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसी में अगर देखा जाए तो ये हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। क्वेश्चन 10 नंबर आपके सामने है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या क्या है बताइए। 7 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। तो नारदीय जो भक्ति सूत्र है उसमें 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, जिसे क्या कहते हैं, नवधा भक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवधा भक्ति भी कहते हैं। इसीलिए इसमें देखा जाए तो भगवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या कितनी बताई गई है, तो ये बताई गई है 9, यानी कि 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय आपको बताना है, इनमें से कौन था, आजीवक, मत्तमयूर या मत्तमयूर कह लीजिए, मैमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है।
तो यहाँ पर जो मत्त मयूर है, तो मत्त मयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, जिसका उल्लेख चेदी वंश के अभिलेखों में भी मिलता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? तो अशोक कालीन अभिलेख आपको बताना है किस भाषा में थे। ब्राह्मी खरोष्ठी यूनानी, ब्राह्मी या फिर ब्राह्मी आर्मेयिक और खरोष्ठी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप सभी को बताना है। तो अशोक की बात कर ले तो अशोक ने अपने अभिलेख 4 भाषाओं में खुदवाए थे। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्माइक लिपि में। इसमें देखा जाए जो तक्षशिला अभिलेख है वो किस में है? तो तक्षशिला अभिलेख आपको आर्मेयिक भाषा में लिपि में मिलेगा। और जो कंदहार है, सेरेकुना भी जिसको बोलते हैं अभिलेख, वो द्विभाषीय में, यूनानी और अरमाइक में। तो ये अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पर मिलता है। बाकी ब्राह्मी और खरोष्ठी में तो बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। तो मौर्य शासन में रूपदर्शक नामक जो अधिकारी था वो क्या देखता था, किसका प्रबंध देखता था? तो चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक था, गणिकाओं का अध्यक्ष था, रंगमंच का प्रबंधक था या फिर सिक्कों का परीक्षक था। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौर्य शासन व्यवस्था में देखा जाए तो रूपदर्शक जो नामक अधिकारी था वो सिक्कों की गुणवत्ता देखता था। क्या देखता था? सिक्कों की गुणवत्ता आदि का परीक्षक था। जबकि जो टकसाल का अध्यक्ष होता था वो लक्षणाध्यक्ष उसको बोलते थे। ठीक है, टकसाल के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। अब बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। एक तरफ अधिकारी दिए हैं और एक तरफ धारित पद दिए गए हैं। समाहर्त्री, समनिधात्री, संस्थाध्यक्षा और अंतर्वंशिका, इन सभी को क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है। 14 का आंसर आप सभी को करना है। तो समाहर्त्री किसको बोलते हैं? समाहर्त्री, तो समाहर्त्री राजस्व की जो प्रधान संग्राहक होते हैं उनको बोलते हैं समाहर्त्री। तो इसको राजस्व की प्रधान संग्राहक में मिला देंगे। समनिधात्री की बात कर ले तो कोषपाल को बोला जाता था। और संस्थाध्यक्षा की बात कर ले तो बाजार जो अधीक्षक होती थी उनको बोला जाता था। और अंतर्वंशिका की बात कर लें तो महल के रक्षकों की प्रमुख होती थी ये। तो यहाँ पर इस तरह आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद था वो उत्तरदायी कहा है, किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री ने, डी कोसाम्बी ने, यूएन घोषाल ने या फिर रोमिला थापर ने। क्या बनेगा इसका आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी को करना है। तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की जो अहिंसा की नीति है उसको ब्राह्मण विरोधी बताया है, जिसके फलस्वरूप अंत में चलकर जो पुष्यमित्र शुंग था उसके नेतृत्व में ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ और जो मौर्य वंश है उसकी समाप्ति हो गई। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरप्रसाद शास्त्री। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति यानी कि नेवल पावर जो है उसके लिए प्रसिद्ध था। क्या बनेगा इसका आंसर, बताएंगे। चालुक्य, चोल, होयसल या फिर पांडे। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो आप सभी को पता है चोलों के पास क्या थी? एक बहुत विशाल सेना थी जिसके 3 अंग थे, गज सेना, अश्वारोही सेना और पैदल सेना। पैदल सेना सामान्यतः क्या होती थी? जो भाले थे उनसे लैस होती थी। और इसके अलावा बात की गई है कि चोलों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका जो आधिपत्य था वो मालाबार और कोरोमंडल तट पर था। तो इस तरह अगर देखा जाए तो नेवल पावर किसकी फेमस थी? वो चोल वंश की फेमस थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है?
आपको बताना है चोल राजवंश द्वारा जो निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है, आप सभी लोगों को पता होगा, शिव का उसमें कौन सा रूप दिखाया गया है? हरिहर, भैरव, रुद्र या फिर त्रिपुरांतक, कौन सा रूप दिखाया गया है? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें अगर देखा जाए तो चोल राजवंश में जो राजा हुए थे राजराज प्रथम, उन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का शिलान्यास किया था और उनकी ये द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति भी माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर की बात कर ले तो बृहदेश्वर मंदिर में शिव का जो है वो नटराज रूप सर्वाधिक विशिष्ट माना जाता है। कौन सा रूप? नटराज रूप देखा जाए तो सर्वाधिक विशिष्ट माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा? और इस मंदिर के जो अन्य रूप हैं उसमें भी अगर देखा जाए तो वीरभद्र हो गया, कलांतका हो गया, नटेशा हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा, आलिंगन हो जाएगा, इनको भी बनाया गया। और जो मंदिर की दीवारें थीं उन पर जो है हरिहर, अदावलन, गंगाधरा आदि रूपों को भी बनाया गया है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक विशिष्ट है वो कौन हो जाएगा? हरिहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, तुजादुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तंजावुर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? तंजावुर कर लीजिएगा, यहाँ पर तुजादुर यहाँ पर मिस्टेक है। क्लियर है? चलेंगे यहाँ पर बताएंगे बृहदेश्वर मंदिर तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, इसके जस्ट पहले राजराज प्रथम ने जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है उसका, तो यहाँ पर तंजावुर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको बताना है किसके सोने के सिक्कों में जो हीन धातु के मिश्रण का जो प्रतिशत था वो सर्वाधिक था। चंद्रगुप्त प्रथम, काज, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले तो प्रारंभिक जो गुप्त सम्राट थे उनके जो सिक्के कुषाण सम्राटों के सिक्कों के अनुरूप हैं, जिनका जो वजन है 118 से 123 ग्रेन होता था, जिसमें से देखा जाए 107 जो ग्रेन वो सोना होता था। लेकिन बात कर ले स्कंदगुप्त के राज्यकाल की, तो स्कंदगुप्त के काल में जो सोने के सिक्कों का वजन था वो 144 से लेकर 140 ग्रेन हो गया था, किंतु जो सोने की मात्रा थी केवल कितनी रह गई थी? 70 ग्रेन रह गई थी। तो इस तरह अगर देखेंगे तो स्कंदगुप्त के काल में हीन धातु के मिश्रण का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक माना गया है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? बताएंगे कौन हिंदू शाही राजा था जो महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता था? राइट आंसर क्या बनेगा? बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये कौन था? हिंदू शाही शासक जो जयपाल था, अगर देखा जाए उस पर आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी ने किया था पहला आक्रमण 1001 में, पंजाब का ये था जयपाल। और इसके बाद देखा जाए तो 27 नवंबर 1000 ईस्वी को पेशावर के पास युद्ध में महमूद ने क्या किया? जयपाल को बुरी तरीके से परास्त किया। और इस अपमानजनक पराजय के पश्चात जयपाल ने क्या किया? जलती चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो महमूद का जो छठा आक्रमण था वो किस पर हुआ था? आनंद पाल पर हुआ था। तो आनंद पाल ने ही अगर देखा जाए तो महमूद के विरुद्ध हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया था। किसने? आनंद पाल ने। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी। क्लियर है? तो राइट आंसर बी करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये कथन किसका है आपको बताना है। ठीक है, ये कथन किसका है आप सभी को बताना है। इल्तुतमिश का, बलबन का, या फिर अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर लें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने एक सुल्तान के रूप में राज किया है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो एक तुर्क था और तुर्क अधिकारियों को वो अपने समान समझता था। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही? इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश द्वारा जो निर्मित है शासन व्यवस्था में अक्ताओं का प्रमुख स्थान था और इक्ता व्यवस्था भी इसने शुरू किया था। इसी ने अगर देखा जाए तो कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है, और ये मुल्लाओं की एक शिष्य मंडली में इसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था?
तो कौन सा सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी को करना है। तो ये कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का सल्तनत का पहला ये सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः अगर देखा जाए तो होली में भाग लेता था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है और सही आंसर आप सभी को बताना है। ताजुल मासिर, तबकात नासरी, फुतूस सलातीन, तारीख फिरोज शाही। आपको बताना है इसके रचनाकारों के बारे में। तो फटाफट से बता दीजिए इनका राइटर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तबकात नासरी काफ़ी फेमस है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो तबकात नासरी अगर देखा जाए तो मिनहाजुस सिराज की महत्वाकांक्षी उपलब्धि है जो नासरुद्दीन महमूद को समर्पित थी, है ना। तो इसको किससे मिला लेंगे? मिनहाज से मिला लेंगे तबकात नासरी को। बात कर लें यहाँ पर अगली पुस्तक तारीख फिरोज शाही। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? शम्स सिराज अफीफ हैं। कौन है? शम्स सिराज अफीफ। ये तारीख फिरोज शाही के हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात कर लें आगे फुतूस सलातीन की, तो फुतूस सलातीन जो है वो ख्वाजा अब्दुल मलिक जो इसामी थे उनकी पुस्तक थी। ठीक है, तो यहाँ पे आधा आधा नाम दिया गया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। और ताजुल मासिर की बात कर ली, हसन निजामी की पुस्तक है। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि पूरे पूरे नाम नहीं दिए गए हैं। तो आंसर की बात कर लें, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 24। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर जो खुसरो था वो किसका दरबारी कवि था? आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी या फिर शेर शाह या हुमायूं। आसान क्वेश्चन है। जो अमीर खुसरो है वो किसका था? अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। किसका था? अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? विजयनगर के जो शासक हैं कृष्णदेव राय, उन्होंने कौन सा नगर बसाया था? चंद्रगिरी, उदयगिरी, नागलपुर या वारंगल? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय की बात कर लें तो कला क्षेत्र में इन्होंने नांगलपुर के नवीन नगर की नींव डाली थी, जहां उसने क्या किया? अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्या बनेगा यहाँ पर? जो नागलपुर है इसकी अगर देखा जाए तो स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलुप वंश के संस्थापक की बात कर लें, इसका संस्थापक कौन था? नरस नास्यक, इम्माद नरसिम्हा, वीर नरसिंह या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे तुलुप वंश का। तो तुलुप वंश की बात कर लें तो 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में यहाँ पर देखा जाए तो नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय या फिर कह लीजिए तुलुव राजवंश की नींव रखी थी। तो ये कौन थे? ये थे वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए आपको ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संत दे रखे हैं और एक तरफ उनकी जन्मस्थली दे रखी है। बताएंगे चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, माधवाचार्य। तो चैतन्य की जन्मस्थली क्या बता रहा है? यहाँ पर वृंदावन बता रहा है, जो कि पहला ही अगर देखा जाए तो गलत बता रहा है क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनका जन्म देखा जाए तो बंगाल के नादिया नामक जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया नामक जिले में इनका जन्म हुआ था। ये याद रखेंगे। कब हुआ था? 1485 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहला वाला ही हमारा गलत है। आंसर हमारा यही पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं। ज्ञानेश्वर का जन्म आलिंदी में हुआ, तुकाराम जी का देहू और माधवाचार्य जी का उडुपी में जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी जिस भाषा में लिखी गई है वह थी। तो तुजु के बाबरी किस भाषा में है ये आपको बताना है।
तो इसकी बात कर ले, बाबर की जो आत्मकथा है तुजूक बाबरी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये लिखी है तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? कौन से इतिहासकार ने जो दीन इलाही था उसको यहाँ पर धर्म कहा? बताएंगे इसका सही जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी को करना है। तो अकबर ने अगर देखा जाए तो अकबर ने दीन इलाही धर्म को स्थापित किया था। कब किया था? 1582 में। कब किया था? 1582 में अगर देखा जाए तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और बदायूनी ने कहा था कि अकबर धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो गया है और उसने हिंदू, ईसाई, पारसी इत्यादि धर्मों के आचार्य को बुलाकर एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम दीन इलाही रखा गया। और बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था, ये भी आप सभी को पता है। तो ये कौन हो जाएगा? अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला इसमें से कौन है? आसफ खां, महाबत खां, खुर्रम या खुसरो? क्या बनेगा सही जवाब? बताएंगे। तो यहाँ पर अकबर की बात कर लें, अकबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो सलीम हुआ था, जो कि 3 नवंबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। तो इस समय में जो प्रमुख विद्रोह थे वो खुसरो का विद्रोह एक तो हुआ था। किसका हुआ था? खुसरो का विद्रोह एक हुआ था जो कि 1606 में हुआ था, आप सभी को बताएं। उसके बाद खुर्रम का यानी शाहजहां का विद्रोह 1626 में हुआ, फिर महावत खां का विद्रोह हुआ था। तो इस तरह अगर देखेंगे तो एक तो खुर्रम का विद्रोह हो जाएगा, महावत खां का हो जाएगा और खुसरो का हो जाएगा। इन तीनों से विद्रोह यहाँ पर जहांगीर के विरुद्ध हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? 2, 3, 4 इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो जगत सेठ की आपको बताना है उपाधि किसने प्राप्त की थी। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? बताएंगे। हीरानंद शाह, अमीचंद, फतेहचंद या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप सभी को बताना है। तो मुगल शासक जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने बंगाल के जो व्यापारी थी फतेहचंद, उनको जगत सेठ की उपाधि यहाँ पर प्रदान की थी। किसको? फतेहचंद को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही जवाब बन जाएगा, फतेहचंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो जो मुगल चित्र शैली का संस्थापक है वो किसे माना जाता है आपको बताना है। बहजाद तथा मीर हासिम, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, मंसूर तथा अब्दुल हई और दसवंत तथा बसावन। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो भारत में अगर देखा जाए तो मुगलों ने ही चित्रकला की नींव डाली थी और जिस नींव को उसने डाला था वो एक ऐसे उन्नतशील और शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई थी जो कि उत्तरवर्ती जो मध्यकालीन युग में है वो जो भारतीय कला है उसके इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया था। क्योंकि उस टाइम पे देखा जाए अकबर के शासनकाल में अब्दुल समद हो गए, मीर सैयद हो गए, इन सभी की जो चित्रशैली है वो काफ़ी अच्छी थी और इन्हीं को देखा जाए तो मुगल चित्रशैली का संस्थापक भी माना जाता है। और इनको देखा जाए तो मुगल शासक जो हुमायूं था वो कहाँ से लाया था? फारस से लेकर आया था। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा मुगल चित्रशैली के संस्थापक? अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। बाबर कह रहा है तुजुक बाबरी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, बदायूनी ने तबकाते अकबरी लिखा और जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर लें बाबर की तो तुजुके बाबरी है, बाबर के आत्मकथा एकदम सही है ना। और हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम हो गई, जहांगीर तुजुके जहांगीरी हो गई। लेकिन बदायूनी की बात कर लें तबकाते अकबरी यहाँ पर दिया है। तो तबकाते जो अकबरी था वो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है। किसका है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का। और बदायूनी ने क्या लिखा था? मुंतखब उन तारीख। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा?
सी इसका सही जवाब हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। दीवाने अर्ज कह रहा है सैन्य विभाग को बोलते हैं, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग को बोलते हैं, दीवाने इंसादान विभाग को, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग को। सही आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो बात कर ले सल्तनत काल की, तो सल्तनत कालीन जो दीवाने इंसा का संबंध है वो पत्राचार विभाग से था, ना कि दान विभाग से। जो दीवाने इंसा दिया गया है इसका किससे था? दान विभाग से नहीं था, बल्कि किससे था ये? तो पत्राचार विभाग से था। इसको याद रखेंगे, पत्राचार विभाग से। तो यही हमारा क्या दे रखा है? गलत है। बाकी सभी क्या है? सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? बताएंगे कहाँ पर जो है एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये मिली थी सूरत में। कहाँ पर मिली थी? सूरत मिली थी, सूरत में मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रजा मित्र मंडली के पीछे प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। वाडियार वंश का विरोध, मुसलमान का विरोध, ब्राह्मण विरोध या फिर जमींदार विरोध, क्या था इसका? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप सभी को करना है। तो मैसूर में स्थापित जो प्रथम राजनीतिक संगठन था प्रजा मित्र मंडली, उसकी स्थापना जो है वो वाडियार वंश का विरोध करना था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? मैसूर में वाडियार वंश के एक बालक को क्या किया? राजा बना दिया और अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके बाद मैसूर पर पूर्ण अधिकार करके टीपू के दोनों पुत्रों को क्या कर दिया गया? पेंशन दी गई। तो यहाँ मेन उद्देश्य क्या था? वाडियार वंश का विरोध करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? बताएंगे कौन सी संधि हुई जिसके परिणाम स्वरूप जो मराठा राज्य था वो वंचित हो गया था स्वतंत्रता से? पंढरपुर की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की या फिर बेसिन की संधि? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो 1802 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था बेसिन की संधि। उसकी शर्तों के अनुसार मराठों ने अंग्रेजी जो संरक्षकता है उसको स्वीकार कर लिया, यानी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और मित्र को अपना क्या किया? मित्र स्वीकार कर लिया। इस प्रकार देखा जाए तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? बेसिन की संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। तो ये कोई और नहीं था बल्कि कौन था? ये क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? बताएंगे कौन सा यहाँ पर लेख था? इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया या फिर इकोनॉमिक पॉवर्टी या एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? बताएंगे धन की निकासी का सिद्धांत। तो इसकी बात कर ले तो धन की जो निकासी का सिद्धांत है इसके जन्मदाता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े गए एक लेख जिसका नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। क्या नाम था? इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। उस सिद्धांत की ओर इनका ध्यान खींचा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये आपको बताना है। बम्बई मिल हैंड्स, एनएम लोखंडे, शिंदे, वीपी वाडिया या फिर एनएम जोशी? तो बात कर ले भारत में मजदूरों के संगठन का जो प्रारंभ हुआ था एनएम लोखंडे ने किया था। किसने किया था? एनएम लोखंडे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा?
ए इसका सही जवाब बन जाएगा। इन्होंने अगर देखा जाए तो सितंबर 1884 में काम करने की परिस्थितियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बम्बई के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ आपको बताना है अजीमुल्ला, बिरजिस कादरी, तात्या टोपे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनके कौन थे कमांडर इन चीफ? तात्या टोपे। तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम की बात कर लें तो रामचंद्र पांडुरंग था, है ना? क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। बताइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? फकीर, रामोसी, पागलपंथी, बिहार किसान सभा। तो इनको किससे मैच करना है बताएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर देखेंगे बिहार किसान सभा, तो बिहार किसान सभा में अगर देखा जाए तो कौन थे? तो ये थे सहजानंद सरस्वती जी। कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी। इसके अलावा अगर बात कर ले रामोसी की, तो रामोसी यहाँ पर चित्तूर सिंह हो जाएंगे, चित्तूर सिंह जी हो जाएंगे। पागलपंथी की बात कर लें तो ये करम शाह और टीपू थे इसमें, तो ये हो जाएगा। फ़कीर की बात कर लें तो मजनू शाह हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर क्या बन जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 3 4 2 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया ये आपको बताना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एम.सी. राजा, जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण जी। तो ये किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना ये किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा। किसने किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1936 में अगर देखा जाए तो इन्होंने इसकी स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? तो इंडियन मुस्लिम जो शीर्षक था वो किस पुस्तक का, इसके लेखक आपको बताना है। कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान, सर विलियम हंटर, थियोडर बैक, थियोडर मॉरिसन। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये कौन था? विलियम हंटर। तो विलियम हंटर ने अलीगढ़ आंदोलन और मुसलमानों की नीति का वर्णन करते हुए इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक लिखी थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? ये आपको बताना है। ये आपको बताना है इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या फिर लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जो ब्रिटिश सरकार का रुख है वो कब से सख्त होने लगा था? जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था 1888 में, जो कि हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और बात कर ले यहाँ पर जैसे बाकी दे रखे हैं यहाँ पर। तो जो बनारस अधिवेशन था 1905 का, उसकी अध्यक्षता पूछता है कभी कभी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है वो आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल कह रहा है द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस सही है, सॉरी सही नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से पढ़ लेंगे। कौन सी जोड़ी सही है? सूर्यसेन चटगांव केस, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर बात कर लें जो सूर्यसेन जी थे उनका जो चटगांव केस से संबंध है यही हमारा देखा जाए तो सबसे सही हो जाएगा। इनको मास्टर सूर्यसेन भी बोलते हैं। तो चटगांव जो सत्याग्रह लूट था उसमें अगर देखा जाए तो ये शामिल थे और इनको 1934 में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कब दी गई थी? 1934 में। राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर लें तो ये सहारनपुर संभाग के काकोरी जो डकैती कांड था उससे संबंधित हैं ये, है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से देखा जाए तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से यहाँ पर अधिवेशन में हुआ? लाहौर, बम्बई, दिल्ली या फिर कलकत्ता अधिवेशन? क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी अगर बात कर ले तो 22 मार्च 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें देखा जाए तो अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा था कि प्रांतीय जो स्वायत्तता है ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य में मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासन करना पड़ेगा। तो यहीं से अगर देखा जाए तो यही घोषणा यहाँ पर बदलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन यहीं से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया? क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी या सैयद अहमद खान? तो रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है 1919 में जो हुआ था, उसी के विरोध में देखा जाए तो देश में काफ़ी आंदोलन हुआ था, और इसी विरोध के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुंबई में, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या फिर पुणे? बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इनकी बात कर ले, गांधी जी ने जो सेवा धर्म को अपनाया था वो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुल 21 वर्ष तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली या अब्दुल कलाम आज़ाद जी की? बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर बात कर लें तो इसके विरुद्ध जो खिलाफत कमेटी हुई थी उसमें जो अली भाई, शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी थे। इन्होंने अगर देखा जाए तो इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली को अगर देखा जाए तो प्रमुख भूमिका के रूप में ये रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। एक्चुअली में यहाँ पर शौकत अली भी दिया है और लियाकत अली भी दिया है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शौकत अली भी इसमें थे, तो पहला और दूसरा दोनों इसमें होंगे। आइए देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा भी हो जाएगा, क्योंकि चौथे पर कौन दिया है, एक मिनट, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें भी देखा जाए तो मौलाना आज़ाद भी इसमें शामिल थे, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 to 4। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा 1 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? बताएंगे। राजा महेंद्र प्रताप की अगर बात कर लें तो राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 को अंतरिम सरकार एक बनाई थी। कब बनाई थी? दिसंबर 1915 में। और कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से बनाई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, किसके सुझावों पर भारतीयों की को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो किसका ये सुझाव था जिसकी वजह से साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था? तो ये था लॉर्ड इरविन का सुझाव। किसका था? तो ये इरविन का सुझाव था। इन्हीं के कहने पर साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था भारतीयों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक पूछा है यहाँ पर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। 3 मई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 3 मई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो संविदा समिति का सदस्य कौन नहीं था, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का? तो 7 सदस्य थे उसमें, आप सभी को पता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। इनके अलावा 7 सदस्य थे, उनको जोड़ के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन नहीं था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी और एस एन मुखर्जी। तो इसमें अगर देखा जाए तो एस एन मुखर्जी इसके नए सदस्य थे, बाकी के एम मुंशी भी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 55। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा है। यहाँ पर बताएंगे। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये कौन थी? ये थी एलिजा एम्पे। कौन था? एलिजा एम्पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसका प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन खुबाचा। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किया था, है ना। और खोखरों ने क्या किया था? इनको पराजित किया था और इनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि जो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं को यहाँ पर निमंत्रण दिया था शासन करने का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? बताएं, ये कथन किसका है? हसन निजामी का, अलबरूनी का, या फिर अमीर खुसरो या मिन्हाज? तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें देखा जाए तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वी के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें गौरी की क्या हुई थी? पराजय हुई थी, है ना। और ये मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी। इसके बाद 1192 को तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की सजगता और जो युद्ध प्रणाली था उसकी वजह से क्या हुई? उसकी जीत हुई। और पृथ्वीराज क्या हो गए? वो हार गए और घोड़े से जो बैठकर भागने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो फिर बंदी बना लिए गए थे, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो उनके बारे में बात किया है वो किसने बात किया है? वो बात किया है यहाँ पर हसन निजामी ने। किसने बात किया है ये कथन की? तो हसन निजामी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो गुलाम वंश का जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने जो राजधानी वो लाहौर में बनाया था, और उसके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। उसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली इसकी राजधानी बना दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खान के अधीन देखा जाए मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो इसकी बात कर ले तो मंगोल जो थे वो चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल के निवासी थे, जो कि एक घुमक्कड़ जाति हुआ करती थी। और इन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया था, और निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से ही कम रहा। वो कहाँ पर कम रहा ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये था कहाँ पर? बम्बई में। तो बम्बई में उसका कुछ जो है मत कम रहा था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बम्बई में कुल कितनी सीटें थी? 175 सीटें थी। कितनी? 175। इसमें से अगर देखा जाए तो
86 सीटें ही मिल पाई थी, जिससे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो लोग चैनल से नए जुड़ेंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो लोग बाद में जुड़ते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया करिए और बिना लाइक किए मत जाया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।